अनुपमा अपने मायके में हमेशा एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी। उसके पिता राम प्रसाद जी शहर के सम्मानित और इज्जतदार इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटी को हर सुख दिया, हर ख्वाहिश पूरी की। जब अनुपमा की शादी की बात चली तो उन्होंने ठान लिया कि अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे घर में करेंगे जहां उसे कभी किसी चीज की कमी ना हो। काफी तलाश के बाद उन्हें एक बहुत ही अमीर परिवार मिला। ऊपर से देखने में ये परिवार किसी सपने से कम नहीं था। आलीशान घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था। राम प्रसाद जी को लगा कि उनकी बेटी सच में रानी बनकर रहेगी। शादी की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से हुई। राम प्रसाद जी ने दहेज देने में कोई कमी नहीं रखी। महंगे गहने, फर्नीचर, गाड़ी, नकद पैसे, सब कुछ दिया। हर कोई इस शादी की चर्चा कर रहा था। अनुपमा भी अपने नए जीवन को लेकर सपनों में खोई हुई थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। अनुज भी पहली नजर में उसे समझदार और अच्छा इंसान लगा। शादी के दिन सब कुछ परफेक्ट था, हंसी खुशी और ढेर सारी उम्मीदें। लेकिन विदाई के वक्त अनुपमा के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। जैसे कोई अनजाना डर उसके दिल में घर कर रहा हो। फिर भी उसने खुद को समझाया कि ये तो हर लड़की को होता है। वो अपने नए घर, अपने सपनों के महल की ओर बढ़ गई। ससुराल पहुंचते ही शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। उसकी सास शारदा देवी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। ससुर महेंद्र सिंह ने आशीर्वाद दिया और ननद प्राची ने भी उसे गले लगाया। लेकिन ये सब सिर्फ कुछ ही पलों का दिखावा था। जैसे ही मेहमान चले गए और घर में सन्नाटा हुआ, माहौल अचानक बदल गया। शारदा देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अनुपमा को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में कहा, बहू, यहाँ राजकुमारी बनकर रहने की आदत भूल जाओ। ये तुम्हारा मायका नहीं है। अनुपमा ये सुनकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। उसने सोचा शायद सास का स्वभाव थोड़ा सख्त होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही दिन से अनुपमा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर का काम करना, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ उसी के जिम्मे डाल दिया गया। घर में नौकर होते हुए भी उससे नौकरानी की तरह काम करवाया जाता था। जरा सी गलती पर शारदा देवी की डांट और ताने शुरू हो जाती। प्राची भी अपनी माँ का साथ देती और अनुपमा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब अनुज, जो उसका पति था, उसने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। वो हमेशा चुप रहता, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे अनुपमा को एहसास होने लगा कि वो इस घर में सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है, एक ऐसी चीज जिसे खरीदा गया हो। एक रात जब अनुपमा पूरे दिन के काम के बाद थक कर अपने कमरे में बैठी थी, उसने अनुज को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। उसकी आवाज में एक अलग ही नरमी थी जो उसने कभी अनुपमा के लिए महसूस नहीं की थी। अनुपमा के दिल में एक शक ने जन्म लिया। उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर सुना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस थोड़े दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये किससे बातें कर रहा था और सब ठीक हो जाएगा, इसका क्या मतलब था? उस रात अनुपमा की आंखों से नींद गायब हो गई। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। उसे लगने लगा कि इस चमकदार घर के पीछे कोई गहरा राज छिपा है, एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगली सुबह जब वो काम कर रही थी तो उसने देखा कि शारदा देवी और प्राची आपस में धीमी आवाज में कुछ बात कर रही थी। जैसे ही अनुपमा पास आई, दोनों अचानक चुप हो गई। ये सब देखकर उसका शक और भी गहरा हो गया। अनुपमा अब एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलना आसान नहीं था। उसके सपनों का महल अब एक कैद खाना बन चुका था।
और वो खुद एक कैदी। अनुपमा के मन में उठ रहे सवाल अब धीरे धीरे उसके भीतर डर में बदलने लगे थे। वो हर छोटी छोटी बात को जोड़ने लगी थी। अनुज का बेरुखा व्यवहार, सास और ननद की फुसफुसाहट और उस रात की फोन कॉल। उसे महसूस होने लगा कि वो इस घर में सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि किसी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन वो अभी तक ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच्चाई क्या है। उस दिन दोपहर का समय था। शारदा देवी और प्राची किसी रिश्तेदार के घर गई थी और महेंद्र सिंह भी बाहर थे। घर में सिर्फ अनुपमा और अनुज थे। अनुपमा ने सोचा कि ये सही मौका है अपने मन की बात जानने का। वो धीरे से कमरे में गई जहां अनुज लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अनुपमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अनुज, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अनुज ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसके इस रूखेपन ने अनुपमा का दिल और तोड़ दिया। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, आप उस रात किससे बात कर रहे थे? आपने कहा था कि आप उससे प्यार करते हैं। ये सुनते ही अनुज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से लैपटॉप बंद किया और अनुपमा की तरफ घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातें सुनने की? अपनी हद में रहो, समझी? अनुपमा डर गई, लेकिन अब वो चुप रहने को तैयार नहीं थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे जानने का हक है। इतना सुनते ही अनुज ने उसे जोर से धक्का दिया। अनुपमा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे बल्कि अपमान और टूटे विश्वास के थे। अनुज ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सिर्फ नाम की पत्नी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ, जो तुमने सुना वो सच है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और ये शादी सिर्फ एक सौदा थी। अनुपमा के कानों में जैसे किसी ने तेज आवाज में धमाका कर दिया हो। वो कुछ पल के लिए सुन्न हो गई। उसकी दुनिया, उसके सपने, सब कुछ एक पल में टूट गया। सौदा, उसने धीमी आवाज में दोहराया। अनुज हंस पड़ा। हाँ, सौदा। तुम्हारे पिता ने जो दहेज दिया उसी के लिए ये शादी हुई। हमें एक ऐसी बहू चाहिए थी जो पैसे के साथ आए और चुपचाप सब कुछ सहती रहे, और तुम वैसी ही निकली। अनुपमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे अब समझ आ गया था कि वो इस घर में क्यों लाई गई थी। ये कोई रिश्ता नहीं था बल्कि एक सुनियोजित धोखा था। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। अनुज ने खुद को संभाला और बाहर चला गया। कुछ देर बाद अनुपमा ने खिड़की से देखा, एक लड़की घर के अंदर आ रही थी। वो बहुत ही सजी धजी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। शारदा देवी और प्राची भी उसके पीछे पीछे अंदर आ रही थी, जैसे वे पहले से ही उससे परिचित हों। अनुपमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चुपके से बाहर आई और दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। अनुज, अब और कितना वक्त लगेगा? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनुज ने धीरे से कहा, बस कुछ दिन और देविका, अभी सही समय नहीं है। देविका ये नाम सुनते ही अनुपमा के दिल में एक टीस उठी। यही वो लड़की थी जिससे अनुज प्यार करता था। शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, चिंता मत कर। जैसे ही हमें पूरा फायदा मिल जाएगा हम उस लड़की से पीछा छुड़ा देंगे। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा फायदा? इसका क्या मतलब था? क्या अभी भी कुछ बाकी है? प्राची ने भी हंसते हुए कहा, और वैसे भी वो इतनी सीधी है कि कुछ समझ ही नहीं पाएगी। अनुपमा को अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। वो इस घर में सिर्फ एक मोहरा थी जिसे इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर किस लिए? उस रात अनुपमा अपने कमरे में बैठी थी। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। वो सोच रही थी कि अब क्या करे। क्या वो अपने माता पिता को सब कुछ बता दे? लेकिन उसे डर था कि उसके पिता ये सदमा सह नहीं पाएंगे। तभी उसकी नजर अलमारी के एक कोने पर पड़ी जहां एक पुरानी फाइल रखी हुई थी। उसने धीरे से उसे निकाला और खोलकर देखा। फाइल में कुछ कागजात थे, बैंक के दस्तावेज, प्रॉपर्टी के पेपर्स और कुछ अजीब से एग्रीमेंट। जैसे ही उसने एक पेपर पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पर लिखा था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अनुपमा के हाथ कांपने लगे।
उसने जल्दी जल्दी बाकी पन्ने पलटे और जो उसने पढ़ा उसने उसकी रूह तक खिला दी। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक प्लान था, एक ऐसा खेल जिसमें उसकी जिंदगी दांव पर लगी थी। अब अनुपमा को समझ आ गया था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अनुपमा पूरी रात उस फाइल को अपने सीने से लगाए बैठी रही। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर, गुस्सा और टूटे हुए भरोसे की चुभन थी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के उन पन्नों ने उसकी जिंदगी की सच्चाई को नंगा कर दिया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि ये शादी एक निश्चित समय के लिए है, जिसके दौरान लड़की के परिवार से आर्थिक लाभ उठाना है, दहेज, गिफ्ट्स और बाद में प्रॉपर्टी पर भी दावा करने की योजना थी। इतना ही नहीं, उस कागज में यह भी दर्ज था कि सही समय आने पर लड़की को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करके या किसी आरोप में फंसाकर उसे घर से निकाल दिया जाएगा ताकि दूसरी शादी आसानी से की जा सके। अनुपमा के हाथ कांप रहे थे। उसे अब समझ में आ गया था कि वो सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि इस घर की एक चालाक साजिश का हिस्सा बन चुकी है। सुबह होते ही अनुपमा ने अपने चेहरे पर एक मजबूरी वाली शांति ओढ़ ली। वो जानती थी कि अगर उसने जरा भी शक जाहिर किया तो ये लोग और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। उसने तय कर लिया कि अब वो चुप रहकर सब कुछ देखेगी, समझेगी और सही वक्त का इंतजार करेगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हर पल टूट रहा था। जिस घर को उसने अपना मान लिया था वही घर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। दोपहर में जब वो रसोई में काम कर रही थी तभी उसे हॉल से आवाजें सुनाई दी। शारदा देवी, महेंद्र सिंह और अनुज किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। अनुपमा ने धीरे से अपने कदम रोक लिए और दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, महेंद्र सिंह की भारी आवाज गूंजी। लड़की के पिता से जो लेना था वो लगभग मिल चुका है, अब अगला कदम उठाना होगा। अनुपमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अनुज ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं देविका से और इंतजार नहीं करवा सकता। वो बार बार पूछ रही है कि हम शादी कब करेंगे। शारदा देवी ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अरे बेटा, सब होगा, लेकिन पहले इस अनुपमा से छुटकारा तो पाना होगा। हमने जो प्लान बनाया है उसी के हिसाब से चलो। उसे ऐसे जाल में फंसाओ कि वो खुद ही बदनाम होकर इस घर से निकल जाए। अनुपमा के कानों में जैसे किसी ने आग भर दी हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लोग इतने निर्दयी भी हो सकते हैं। वो अब तक अपने आंसुओं को रोक रही थी, लेकिन ये सब सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो धीरे से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसके भीतर अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो इस अन्याय को सहती रहेगी या फिर इसके खिलाफ खड़ी होगी। शाम को जब अनुज कमरे में आया तो उसका व्यवहार फिर से सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अनुपमा से खाना मांगा और फोन पर व्यस्त हो गया। अनुपमा ने चुपचाप खाना परोसा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। अब वो समझ चुकी थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये लोग उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो चुका था, अनुपमा ने फिर से वो फाइल निकाली। उसने हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा और अपने फोन से उसकी तस्वीरें ले ली। ये उसके लिए एक सबूत था, एक ऐसा हथियार जिससे वो इस साजिश का पर्दाफाश कर सकती थी। लेकिन उसे ये भी पता था कि सिर्फ सबूत होना काफी नहीं है, उसे सही वक्त और सही तरीका भी चुनना होगा। उसी समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अनुपमा चौंक गई। उसने हिचकते हुए कॉल उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक धीमी लेकिन गंभीर आवाज आई, अगर अपनी जान बचानी है तो इस घर से जल्द निकल जाओ। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस खेल में फंस चुकी हो। अनुपमा का दिल जैसे रुक सा गया। आप कौन हैं और आप ये सब कैसे जानते हैं? उसने घबराते हुए पूछा। लेकिन जवाब देने के बजाय सामने वाले ने सिर्फ इतना कहा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। अभी बस इतना समझ लो कि तुम्हारी जान खतरे में है। और कॉल कट गया। अनुपमा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। अब बात सिर्फ धोखे या अपमान की नहीं थी, उसकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था।
लेकिन दिल के किसी कोने में एक नई ताकत भी जाग चुकी थी। अब ये लड़ाई सिर्फ अपने हक की नहीं थी, बल्कि अपनी जिंदगी बचाने की थी। उस अनजान कॉल ने उसके मन में एक नया डर पैदा कर दिया था। क्या सच में उसकी जान खतरे में है? और अगर हाँ, तो ये खतरा कितना बड़ा है? उसने अब तय कर लिया था कि वो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाएगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। अगले दिन सुबह जब वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी नजर घर के बाहर खड़े एक अजनबी आदमी पर पड़ी। वो आदमी कुछ देर तक घर की तरफ देखता रहा और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। अनुपमा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही व्यक्ति था जिसने उसे फोन किया था, या फिर ये भी इस साजिश का हिस्सा था? अब उसे हर अजनबी चेहरा एक खतरे की तरह लगने लगा था। दोपहर का समय था। शारदा देवी ने अचानक उसे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो अनुपमा को अंदर तक डरा गई। बहू, आज शाम को हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उन्होंने कहा। तुम्हें उनकी खूब सेवा करनी होगी, और हाँ, जरा अच्छे से तैयार भी हो जाना। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। अनुपमा ने सिर हिलाकर हाँ कर दी, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये खास मेहमान कौन थे, और अचानक उसे सजने संवरने के लिए क्यों कहा जा रहा था? उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को और भी उलझा देगा। शाम होते होते घर का माहौल बदल गया। लाइट, सजावट और खास इंतजाम किए गए थे। अनुपमा ने साड़ी पहनी और खुद को आईने में देखा। बाहर से वो वही पुरानी अनुपमा लग रही थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसकी आंखों में मासूमियत की जगह एक गहरी समझ और सतर्कता आ चुकी थी। कुछ देर बाद मेहमान आए। जैसे ही अनुपमा ने दरवाजा खोला, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। सामने वही लड़की खड़ी थी, देविका। उसके साथ एक अधेड़ उम्र की महिला और एक आदमी था जो शायद उसके माता पिता थे। शारदा देवी ने बड़े ही प्यार से उसका स्वागत किया, जैसे वे कोई बहुत खास रिश्तेदार हो। अनुपमा चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि अनुज और देविका एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। एक ऐसी मुस्कान जिसमें छुपा हुआ प्यार साफ नजर आ रहा था। अनुपमा के दिल में एक बार फिर दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। खाने की मेज पर सब लोग बैठे थे। बातचीत सामान्य थी, लेकिन उसमें छुपा हुआ अर्थ अनुपमा अब समझने लगी थी। देविका की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अब आगे का क्या सोचा है? इस पर महेंद्र सिंह ने धीमे स्वर में जवाब दिया, बस थोड़े दिन और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अनुपमा का शक अब यकीन में बदल चुका था। ये सब एक साजिश थी, एक ऐसा खेल जिसमें उसे मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि बाद में उसे हटाकर देविका को इस घर की बहू बनाया जा सके। रात को जब सभी मेहमान चले गए, अनुपमा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। तभी उसे अचानक खिड़की के पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से पर्दा हटाया और जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें थम गई। वही अजनबी आदमी जो सुबह घर के बाहर खड़ा था, अब खिड़की के पास खड़ा उसे इशारा कर रहा था। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे वो कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता हो। अनुपमा का दिल डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। उसने धीरे से खिड़की खोली और धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने चारों तरफ नजर घुमाई, जैसे कोई उसे देख ना ले, और फिर फुसफुसा कर बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बल्कि तुम्हें बचाने आया हूं। अनुपमा हैरान रह गई। मुझे बचाने? लेकिन क्यों और किससे? उसने पूछा। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, जिस परिवार में तुम आई हो उनका असली चेहरा तुम नहीं जानती। ये लोग पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके हैं, और इस बार तुम्हारी बारी है। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी ने जल्दी से कहा, मेरे पास सबूत हैं, लेकिन अभी यहाँ बात करना सुरक्षित नहीं है। अगर सच जानना चाहती हो तो कल रात पुराने मंदिर के पीछे मिलना, और हाँ, किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपने पति पर भी नहीं।
इतना कहकर वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। अनुपमा कुछ देर तक वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसके सामने एक नया रास्ता था सच तक पहुंचने का, लेकिन ये रास्ता कितना खतरनाक था ये वो नहीं जानती थी। अनुपमा पूरी रात जागती रही। उसके मन में डर, उलझन और उम्मीद तीनों एक साथ चल रहे थे। वो बार बार उस अजनबी आदमी की बातों को याद कर रही थी। ये लोग पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके हैं। ये वाक्य उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। अगर ये सच था तो वो सिर्फ एक धोखे का शिकार नहीं थी, बल्कि एक बड़े अपराध के जाल में फंस चुकी थी। लेकिन क्या वो उस अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर सकती थी? अगर ये भी कोई चाल हुई तो? हर सवाल उसे और बेचैन कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल को लग रहा था कि अब चुप रहना सबसे बड़ा खतरा है। अगले दिन उसने पूरे दिन खुद को सामान्य बनाए रखा। शाम होते होते उसका फैसला पक्का हो चुका था। वो उस अजनबी से मिलेगी, चाहे जो भी हो उससे सच जानना ही होगा। रात के करीब 10 बजे जब पूरा घर सो चुका था, अनुपमा धीरे से अपने कमरे से निकली। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, उसे डर था कहीं उसकी आवाज बाहर ना सुनाई दे जाए। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बिना आवाज किए बाहर निकल गई। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। पुराने मंदिर के पीछे पहुंचते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ पल के लिए वहां कोई नहीं था। अचानक अंधेरे में वही आदमी सामने आया। इस बार वो थोड़ा करीब आया और बोला, तुम आ गई। मुझे उम्मीद थी कि तुम सच जानना चाहोगी। अनुपमा ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं इस सब का गवाह हूं, क्योंकि मेरी बहन भी इसी परिवार की साजिश का शिकार हो चुकी है। अनुपमा की आंखें चौड़ी हो गई। अर्जुन ने आगे कहना शुरू किया, 2 साल पहले मेरी बहन की शादी भी इसी घर में हुई थी। हम लोगों ने भी तुम्हारे पिता की तरह दहेज दिया था, बहुत उम्मीदों के साथ। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसकी हालत खराब होने लगी। उसे भी ऐसे ही तंग किया गया, अपमानित किया गया, और फिर एक दिन हमें खबर मिली कि उसने खुद ही घर छोड़ दिया। अनुपमा ने कांपते हुए कहा, फिर क्या हुआ? अर्जुन की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कभी नहीं मिली। बाद में मुझे कुछ कागजात और सबूत मिले, जिनसे पता चला कि ये लोग लड़कियों को पहले दहेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें किसी झूठे आरोप में फंसाकर या मानसिक रूप से तोड़कर घर से निकाल देते हैं। कुछ मामलों में उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं कि वे खुद ही गायब हो जाती हैं। अनुपमा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अब अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया था। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था, ये एक खतरनाक अपराध था। अर्जुन ने उसे एक फाइल थमाई। इसमें मेरी बहन और ऐसी ही कुछ और लड़कियों के सबूत हैं। अनुपमा चौंक गई। मैं काफी समय से इन लोगों पर नजर रख रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अंदर से सबूत जुटा सके, और तुम वही कड़ी हो। अनुपमा कुछ पल के लिए चुप रही। उसके सामने अब एक बड़ा फैसला था। क्या वो इस लड़ाई में अर्जुन का साथ दे या फिर अपनी जान बचाकर इस सब से दूर हो जाए? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, देखो ये रास्ता आसान नहीं है। अगर तुमने इनका सच उजागर करने की कोशिश की तो ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर तुम चुप रही तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और न जाने कितनी लड़कियां इनका शिकार बनती रहेंगी। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर के साथ साथ एक आग भी थी, न्याय की आग। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं भागूंगी नहीं, मैं इनका सच सबके सामने लाऊंगी। अर्जुन ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। अब हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनानी शुरू की, कैसे और कब इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जाएं और सही समय पर उन्हें उजागर किया जाए। लेकिन अनुपमा को ये नहीं पता था कि दूर खड़े अंधेरे में कोई और भी उनकी हर बात सुन रहा था। एक परछाई जो अब उनके इस प्लान को नाकाम करने के लिए तैयार हो चुकी थी।
अनुपमा और अर्जुन की मुलाकात के बाद जैसे उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया था। अब वो सिर्फ एक मजबूर बहू नहीं रही, बल्कि एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जो सच के लिए लड़ने को तैयार थी। लेकिन ये रास्ता जितना जरूरी था उतना ही खतरनाक भी। उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना था, क्योंकि अब जरा सी चूक उसकी पूरी योजना को बर्बाद कर सकती थी। उस रात जब वो घर लौटी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाई उसका दिल एक पल के लिए थम गया। अनुज कमरे में बैठा था और उसकी आंखें सीधे अनुपमा पर टिकी हुई थी। कहाँ गई थी तुम इस वक्त? अनुज की आवाज में शक साफ झलक रहा था। अनुपमा कुछ पल के लिए घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बस नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ी देर बाहर टहलने चली गई थी। अनुज ने उसे कुछ देर तक घूरा, जैसे उसके झूठ को परख रहा हो। फिर अचानक मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें विश्वास नहीं बल्कि चालाकी थी। अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना, ये घर जितना दिखता है उतना सीधा है नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। अनुपमा को उसकी बातों में एक छुपी हुई धमकी महसूस हुई। अगले कुछ दिनों तक अनुपमा ने पूरी सावधानी के साथ अपने काम किए। वो घर में हर बातचीत, हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसने अपने फोन में एक छोटा सा रिकॉर्डर चालू रखना शुरू कर दिया था, ताकि कोई भी अहम बात छूट ना जाए। धीरे धीरे उसे कई ऐसी बातें सुनने को मिली जो उस फाइल में लिखे सच को और मजबूत कर रही थी। शारदा देवी और महेंद्र सिंह अक्सर पैसों और किसी अगले कदम की बात करते थे, जबकि अनुज और देविका के बीच की नजदीकियां अब छुपी नहीं रह गई थी। एक शाम जब अनुपमा रसोई में थी, उसने प्राची को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। हाँ, बस कुछ दिन की बात है, फिर ये लड़की खुद ही इस घर से निकल जाएगी। हमने सब प्लान कर लिया है, प्राची हंसते हुए कह रही थी। अनुपमा के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। उसे अब यकीन हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और उस रात अनुपमा ने मौका देखकर अर्जुन को फोन किया और सारी बातें बताई। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि ये लोग अब जल्दी ही अपना आखिरी कदम उठाने वाले हैं। हमें भी जल्दी करनी होगी। उन्होंने तय किया कि अगले कुछ दिनों में जितने हो सके उतने सबूत इकट्ठा किए जाएं और फिर पुलिस के पास जाया जाए। लेकिन अनुपमा को ये नहीं पता था कि जिस परछाई ने मंदिर के पीछे उनकी बात सुनी थी, वो अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। अगले दिन सुबह का माहौल कुछ अलग ही था। शारदा देवी ने अचानक बहुत मीठे स्वर में अनुपमा को बुलाया। बहू, आज तुम आराम कर लो, हमने सोचा है कि तुम्हें थोड़ा समय मिलना चाहिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अनुपमा चौंक गई, क्योंकि ऐसा व्यवहार उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये मिठास किसी बड़े तूफान का संकेत है। दोपहर में प्राची ने उसे एक जूस का ग्लास दिया और कहा, भाभी ये पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अनुपमा ने ग्लास हाथ में लिया, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो गया। जैसे ही वो जूस पीने वाली थी, उसे अचानक अर्जुन की बात याद आ गई। किसी पर भरोसा मत करना, उसने बहाना बनाकर गिलास रख दिया और पीने से मना कर दिया। शाम होते होते उसे हल्का सा चक्कर महसूस होने लगा, जबकि उसने कुछ भी अलग नहीं खाया था। उसका दिल घबराने लगा। क्या ये सिर्फ उसका वहम था या सच में कुछ गड़बड़ थी? रात को जब वो अपने कमरे में थी, तभी उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे के पीछे से शारदा देवी, महेंद्र सिंह और अनुज अंदर आए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शक्ति और ठंडापन था। बहू, हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, शारदा देवी ने कहा। अनुपमा ने डरते हुए पूछा, कैसी बात? महेंद्र सिंह ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत हैं, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारा किसी और आदमी के साथ संबंध है और तुम इस घर की इज्जत खराब कर रही हो। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये झूठ है, और उसने जोर से कहा। अनुज हंस पड़ा। झूठ या सच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास सबूत है, और अगर तुमने चुपचाप इस घर को नहीं छोड़ा तो हम ये सब पुलिस और तुम्हारे परिवार को दिखा देंगे।
अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो पूरी तरह टूटी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि ये वही जाल है जिसकी बात अर्जुन ने की थी, उसे बदनाम करके इस घर से निकालने की साजिश। लेकिन इस बार अनुपमा अकेली नहीं थी और वो इतनी कमजोर भी नहीं थी। उसने अपने आंसू पोंछे और धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, अब खेल पलटेगा और सच सामने आएगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अनुपमा इस तरह जवाब देगी। अनुपमा के उस एक वाक्य ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया था। अब खेल पलटेगा, ये सुनते ही शारदा देवी, महेंद्र सिंह और अनुज कुछ पल के लिए एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो कि अब तक चुप रहने वाली अनुपमा इस तरह सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल अनुज के चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान लौट आई। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम जैसी लड़की हमारा क्या बिगाड़ लेगी? तुम्हारे पास है ही क्या? उसकी आवाज में वही अहंकार था जो अब तक अनुपमा को डराता आया था। लेकिन इस बार अनुपमा के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। अनुपमा ने बिना घबराए उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पास सच है और सच से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। उसने धीरे धीरे अपना फोन निकाला और उसमें रिकॉर्ड की गई कुछ आवाजें चला दी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शारदा देवी की आवाज, महेंद्र सिंह की बातें और प्राची की हंसी, सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था, जिसमें वे अनुपमा को फंसाने और घर से निकालने की योजना बना रहे थे। अनुज का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। उसे समझ आ गया था कि इस बार मामला उसके हाथ से निकल सकता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने गुस्से में आकर अनुपमा का फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा पहले ही एक कदम पीछे हट चुकी थी। उसने सख्त स्वर में कहा, एक कदम और आगे बढ़ाया तो ये सबूत सिर्फ इस घर तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। उसकी आवाज में अब एक ऐसी ताकत थी जिसने सामने खड़े तीनों लोगों को कुछ पल के लिए रोक दिया। महेंद्र सिंह ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखो बहू, हम बात को शांत तरीके से भी सुलझा सकते हैं। तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, बस ये सब खत्म कर दो। ये वही लोग थे जो कल तक उसे एक नौकरानी से भी बदतर समझते थे और आज वही लोग उससे समझौता करने की बात कर रहे थे। लेकिन अनुपमा अब वो पुरानी अनुपमा नहीं रही थी। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये अब सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उन सभी लड़कियों की बात है जिनकी जिंदगी आपने बर्बाद की है। उसके शब्दों में एक दर्द था, लेकिन साथ ही एक अटूट हिम्मत भी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। सभी की नजरें उस तरफ मुड़ी। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था, उसके साथ दो लोग और भी थे। उनके हाथों में कैमरे और कुछ दस्तावेज थे। अर्जुन ने अंदर आते ही कहा, अब ये खेल खत्म हो चुका है। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो पूरे कमरे में गूंज गई। शारदा देवी घबरा गई। तुम यहाँ कैसे आए? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, सच में सा रास्ता ढूंढ ही लेता है और इस बार आपने गलत लड़की को चुना था। उसने अपने साथ आए लोगों को इशारा किया, जिन्होंने तुरंत पूरे कमरे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अनुज ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग हमें ऐसे नहीं फंसा सकते। हमारे पास भी पहुंच है, पैसे है, हम सब कुछ दबा देंगे। लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अनुपमा ने पहली बार राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे वो अकेली नहीं है और उसकी लड़ाई अब एक बड़े सच की लड़ाई बन चुकी है। अर्जुन ने उसे देखकर कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, सच सामने आ चुका है। लेकिन तभी अचानक एक और आवाज कमरे में गूंजी, इतनी जल्दी जीत की खुशी मत मनाओ। सबकी नजरें दरवाजे की ओर जुड़ी। वहां देविका खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे अंदर आई और बोली, तुम लोग सोच रहे हो कि तुम जीत गए, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। कमरे का माहौल एक बार फिर बदल गया। जो जीत कुछ पल पहले करीब लग रही थी, वो अब फिर से अनिश्चित हो गई थी। अनुपमा ने देविका की आंखों में देखा। वो मुस्कान किसी साधारण इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो हर चाल पहले से सोच कर चलता है।
देविका के शब्दों ने कमरे में फैले सन्नाटे को और गहरा कर दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो पहले से ही हर चाल सोच कर आई हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और अनुपमा के सामने आकर रुक गई। तुम बहुत समझदार बन रही हो अनुपमा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुम्हें अभी भी इस खेल की पूरी सच्चाई नहीं पता। उसके स्वर में ना कोई घबराहट थी, ना कोई पछतावा, सिर्फ आत्मविश्वास था। अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन देविका हंस पड़ी। तुम्हें लगता है कि सिर्फ कुछ रिकॉर्डिंग्स और कागजों से सब कुछ साबित हो जाएगा? तुम लोगों ने अभी तक सिर्फ आधा सच देखा है। उसने अपनी नजरें महेंद्र सिंह और शारदा देवी पर डाली, जो अब तक घबराए हुए खड़े थे। देविका ने आगे कहा, यह सब सिर्फ इनका प्लान नहीं था, मैं भी इस खेल का हिस्सा हूँ। ये सुनते ही सब चौंक गए। अनुज भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। देविका, तुम ये क्या कह रही हो? उसने हैरानी से पूछा। देविका ने शांत स्वर में जवाब दिया, सच, ये पूरा प्लान मैंने ही बनाया था। मैं इस घर में बहू बनना चाहती थी, लेकिन सीधे शादी करना आसान नहीं था। इसीलिए हमने ये रास्ता चुना। पहले किसी और लड़की से शादी, उससे पैसा और फायदा लेना, और फिर उसे हटाकर मेरी एंट्री। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि कोई भी उसे झूठ नहीं कह सकता था। अनुपमा के लिए ये सुनना किसी नए झटके से कम नहीं था। उसे अब समझ आया कि इस खेल का असली दिमाग कौन था, लेकिन इस बार वो टूटने वाली नहीं। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, तुमने जो भी प्लान बनाया वो यहीं खत्म होगा। अर्जुन ने तुरंत अपने साथ आए लोगों को इशारा किया। वे लोग जो दरअसल एक सामाजिक संस्था और कानूनी सहायता समूह से जुड़े थे, आगे बढ़े और उन्होंने सभी सबूत सुरक्षित कर लिए। अर्जुन ने कहा, अब ये मामला सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं रहेगा, ये कानून तक जाएगा। महेंद्र सिंह ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शारदा देवी के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था और प्राची पूरी तरह डर चुकी थी। कुछ ही समय में पुलिस वहां पहुंच गई। अर्जुन ने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया था। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। महेंद्र सिंह, शारदा देवी, अनुज और देविका। घर जो कभी शानो शौकत का प्रतीक था, अब एक अपराध स्थल बन चुका था। अनुपमा एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और जीत के थे। उसने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी थी और आज वो जीत गई थी। अर्जुन उसके पास आया और धीमे से बोला, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, मेरी बहन के लिए भी और उन सभी लड़कियों के लिए भी। अनुपमा ने हल्की मुस्कान दी। अब कोई और लड़की इस जाल में नहीं फंसेगी। उसके शब्दों में एक सुकून था। कुछ दिनों बाद अनुपमा अपने मायके लौट आई। राम प्रसाद जी ने जब सच्चाई जानी तो उसकी आंखों में दर्द और गर्व दोनों थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुमने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। अनुपमा को पहली बार महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कई और लोगों के लिए एक नई राह खोली है। वो अब सिर्फ एक बेटी या बहू नहीं थी, वो एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जिसने अन्याय के खिलाफ और जीत हासिल की। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।